अ लाइन ऑफ वर्स पोइट्री दैट हैज़ ओनली 5 feet इज़ कॉल्ड। पोइट्री की एक लाइन जिसके अंदर केवल 5 feet रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस नहीं है, ये वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस आंसर हैं जिसमें आपका केवल आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 feet को हम पेंटामीटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक पोइट्री की लाइन है, अगर उसके अंदर 1 foot रहेगा इस तरीके से तो हम उसे मोनोमीटर बोलेंगे। अगर उसके अंदर 2 foot इस तरीके से रहेंगे तो हम उसे डाईमीटर बोलेंगे। 3 होने पर हम उसे ट्राईमीटर बोलते हैं एंड 4 होने पर हम उसे टेट्रा बोलते हैं। इसी तरीके से 5 होने पर हम उसको पेंटामीटर बोलते हैं। तो जो पोइट्री है, मतलब जो पोइट्री की लाइन है उसके अंदर ये ग्रुप होता है, उसे ऐसे समझिए जैसे कि एक सेंटेंस होता है। तो हम उसकी सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है, व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड सेंटेंस विच मेक अ कंप्लीट सेंस। इसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ, मतलब जो ग्रुप ऑफ फुट हैं वो होने पर एक सेंस निकलता है पोइट्री के अंदर, क्योंकि पोइट्री जो होती है वो मेट्रिकल होती है ना, उसकी जो हर लाइन होती है ना उसमें मीटर होता है। मीटर को मतलब कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फुट के बेसिस पे। फुट मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस हो सकता है, या फिर पहले अनस्ट्रेस आ सकता है बाद में, ऐसे भी हो सकता है ये कॉम्बिनेशन, या ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है ना। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे हो गया पेंटामीटर। नेक्स्ट है 107, एंटिसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शन इन रेट्रिकल स्पीच। इसको बोलते हैं प्रोलैप्सिस। नेक्स्ट है 108, अ लाइन ऑफ पोइटिक वर्स दैट कंसिस्ट ऑफ 4 metrical feet। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था सेम वैसे ही है। तो 4 metrical feet यानी कि 1 होने पर, मतलब सिंगुलर होता है जब ये फीट तो हम इसे फुट बोलते हैं, जब ये प्लूरल हो जाता है तो हम इसे फीट बोलते हैं। तो 4 metrical feet जो फीट होते हैं लाइन के अंदर उनको हम टेट्रामीटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 4 feet का ग्रुप होगा इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4। अब ये डिपेंड करेगा कि उसका कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, जो सिलेबल, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स है उस पर ही डिपेंड करेगा कि वो क्या है। लेकिन वो अगर 4 हैं, है ना, 4 फीट हैं तो वो बोले जाएंगे टेट्रामीटर। अगर 5 हैं तो वो पेंटामीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 109, अ मीटर ऑफ 3 metrical feet पर लाइन। किसी एक लाइन में 3 metrical feet होने पर उस पोइट्री की जो लाइन होगी उसको ट्राईमीटर बोलेंगे। कि वो जो पोइट्री की लाइन है, कोई भी पार्टिकुलर लाइन ऑफ पोइट्री, उसके अंदर आपको जो 3 metrical feet होंगे तो उसे हम ट्राईमीटर बोलेंगे। हम बोलेंगे कि जो पोइट्री है किसी भी पार्टिकुलर राइटर की वो ट्राईमीटर में है। ठीक है, 4 में है तो टेट्रा, 5 में है तो पेंटा एंड 3 में है तो ट्राईमीटर। ओके, इफ़ द लाइन ऑफ पोइट्री हैज़ ओनली 1 foot। ठीक है, किसी भी लाइन के अंदर अगर 1 foot होता है इट इज़ कॉल्ड अ मोनोमीटर। 1 foot होने पर उसे मोनोमीटर बोलेंगे, 2 feet होने पर उसे डाईमीटर बोलते हैं, 3 इज़ ट्राई एंड 4 इज़ टेट्रामीटर एंड 5 इज़ पेंटामीटर एंड 6 इज़ हेक्सामीटर, 7 इज़ हेप्टामीटर एंड 8 इज़ ऑक्टामीटर। सो मैक्स टू मैक्स आपके जो ये 8 ही हैं जो यूज़ होते हैं, बाकी इसके अलावा मतलब नहीं यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है 110, अ मैट्रिकल फुट consisting of 1 short or unstressed syllable followed by 1 long or stressed syllable। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हो रही है कि जो मैट्रिकल फुट है, यानी कि मैंने अभी बताया ना कि जो पोइट्री की लाइन है उसके अंदर आपको मीटर देखने को मिलता है। मीटर ग्रुप ऑफ फुट होता है। ठीक है, तो एक अगर मैट्रिकल फुट है मान लीजिए, उसके अंदर अगर सिलेबल जो है 1 शॉर्ट सिलेबल फॉलोड किया जाता है लॉन्ग सिलेबल के द्वारा, यानी कि जो शॉर्ट है उसको हम अनस्ट्रेस सिलेबल बोलते हैं और जो लॉन्ग सिलेबल है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो अनस्ट्रेस सिलेबल जब स्ट्रेस सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम आइम्बस बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर मतलब इस तरीके के, जैसे ये जो फुट बना हमारा अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, इसी तरीके के ग्रुप को अगर हम 5 बार लिख दें तो यहाँ मतलब आइम्बिक पेंटामीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे आइम्बस। ठीक है, आइम्बस का मतलब होता है जोड़ा। ये जोड़ा होता है एक अनस्ट्रेस और स्ट्रेस लेवल का। ओके, नेक्स्ट है 111, अ फुट ऑफ 3 syllable
in which one long syllable को हम स्ट्रेस लेबल भी बोल सकते हैं, इज़ फॉलोड बाई टू शॉर्ट सिलेबल। ठीक है, एक लॉन्ग सिलेबल यानी स्ट्रेस लेबल जिसको हम इस साइन से दिखाते हैं। इसको एक्चुअली जो सिलेबल होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं। एक मतलब एक स्ट्रेस होता है जिसको हम एक्टस बोलते हैं, और एक होता है अनस्ट्रेस उसको हम इस सिंबल से दिखाते हैं। तो इस तरीके से दो लॉन्ग होने पर और एक मतलब शॉर्ट होने पर जो हमारा फुट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डैक्टाइल बोलेंगे। नेक्स्ट है 112, अ मैट्रिकल फुट ऑफ टू अनस्ट्रेस सिलेबल। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिकल फुट जिसके अंदर केवल मतलब टू अनस्ट्रेस सिलेबल हैं। ठीक है, दो सिलेबल हैं लेकिन दोनों के दोनों अनस्ट्रेस हैं, इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे पायरिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, अ फुट ऑफ थ्री सिलेबल। ठीक है, यहाँ भी एक फुट है जो थ्री सिलेबल हैं, जिसके अंदर उसका जो ऑर्डर रहने वाला है वो है अनस्ट्रेस। अनस्ट्रेस को हम कैसे दिखाएंगे, यू से, एंड स्ट्रेस को हम ऐसे दिखाएंगे प्लस अनस्ट्रेस, यानी अनस्ट्रेस, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस। इसको हम एम्फीब्रैक बोलेंगे। ये ऐसा फुट है जिसके अंदर तीन सिलेबल हमें देखने को मिलेंगे और जिसका ऑर्डर अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस एंड प्लस अनस्ट्रेस रहता है। ये 114, a foot of three syllable that come in order अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो फुट है इसका जो ऑर्डर है उसमें इस तरीके से सिलेबल आएगा, अनस्ट्रेस आएगा, फिर अनस्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एनापिस्ट का एग्जाम्पल है। इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए मैं एक वर्ड लिख देती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड, STAND। तो अब हम इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो अन को हमें बोलने में टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि ये अनस्ट्रेस है, इसमें टाइम नहीं लगा। अन जब ये भी इजीली भूल गया, तो ये दोनों के दोनों जो सिलेबल हैं ये अनस्ट्रेस हैं। और स्टैंड ये टाइम ले रहा है ना, इसमें टाइम लग रहा है, तो ये स्ट्रेस सिलेबल है। तो जो एनापेस्टिक ये जो फुट होता है इसके अंदर अनस्ट्रेस मतलब पहले दो सिलेबल अनस्ट्रेस आएंगे फिर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, इसे एनापिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है 115, अ मैट्रिकल फुट ऑफ टू स्ट्रेस सिलेबल। ऐसा फुट जिसके अंदर दोनों ही सिलेबल क्या है, स्ट्रेस हैं, उसको हम स्पॉन्डी बोलते हैं। जैसे हम ड्रम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। हम ड्रम, ये दोनों ही क्या हैं, स्ट्रेस हैं। ऐसे ब्रीक ब्रीक ब्रीक, इस तरीके के जो फुट हैं ये स्पॉन्डी होते हैं ना। नेक्स्ट है 116, अ मैट्रिकल फुट ऑफ टू सिलेबल दैट फॉलो द ऑर्डर स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस। तो ऐसा फुट जिसके अंदर ये कॉम्बिनेशन रहता है स्ट्रेस का और अनस्ट्रेस का, इस वाले फुट को हम बोलते हैं ट्रॉकी। ठीक है, तो इस तरीके का आपको समझ में आ गया होगा कि जो मीटर होता है और जो फुट है ये कॉम्बिनेशन पर मतलब डिपेंड करता है, यानी सिलेबल का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या अरेंजमेंट है, उस तरीके का जो है हमारा फुट बन जाता है। नेक्स्ट है 117, अ ग्रुप ऑफ टू सिलेबल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ टू सिलेबल्स दैट फॉलो द ऑर्डर अनस्ट्रेस स्ट्रेस। टू सिलेबल का ग्रुप है जिसमें अनस्ट्रेस पहले आएगा और फिर आएगा स्ट्रेस। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ग्रुप ऑफ सिलेबल इज कॉल्ड आइमिक। नेक्स्ट है 118, लाइन्स ऑफ अनराइम्ड iambic pentameter आर कॉमनली नोन एज। ठीक है, अनराइम्ड iambic pentameter को किस नाम से जाना जाता है? सो अनराइम्ड iambic pentameter कॉमनली नोन एज ब्लैंक वर्स, इसको ब्लैंक वर्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 118, लाइन्स ऑफ अनराइम्ड iambic pentameter आर कॉमनली नोन एज। ठीक है, अनराइम्ड iambic pentameter लाइन्स होती हैं जिन्हें कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें ब्लैंक वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर हैव बीन रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। मोस्ट पॉपुलर मीटर है ये पोइट्री का।
जैसे ब्लैंक वर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज मोस्ट famously represented in the plays of William Shakespeare and the great works of Milton, Tennyson, Ulysses, The Princess and Wordsworth the Prelude। यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं इंग्लिश लिटरेचर के वो इसी मीचर में लिखे गए हैं, जैसे कि टेनिसन का यूलिसेस है, प्रिंसेस है, वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड है, और मिल्टन का जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ब्लैंक वर्स के। नेक्स्ट है यहाँ पर 119 अ राइम्ड पेयर ऑफ लाइन्स ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर मेक अ। ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर की जो राइम्ड लाइन मतलब जो पेयर में लाइन होती हैं, राइम्ड लाइन होती हैं, यानी जोड़े में दो लाइन होती हैं और जिनमें आइम्बिक पेंटामीटर होता है, वो क्या बनाती हैं? वो हीरोइक कपलेट बनाती हैं। ठीक है, द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ हीरोइक कपलेट आर ड्राइडन एंड पोप। इसके मोस्ट फेमस राइटर हैं ड्राइडन एंड पोप। नेक्स्ट पॉइंट है 120 हु एमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर हर फ्रीक्वेंट यूज ऑफ बैलेट मीटर। ठीक है, इनमें से कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शंस, वैसे आपको वहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे क्योंकि ये वन लाइनर है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, केवल आंसर है, केवल आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसे कौन सी राइटर हैं जो अपने बैलेट मीटर के लिए जानी जाती हैं, यानी कि वो अपनी मोस्ट ऑफ द जो उनकी पोइट्री है उसके अंदर ये वाला मीटर जो है यूज़ होता है, बैलेट मीटर। तो वो एमिली डिकिंसन है। एमिली डिकिंसन क्या है? अपनी जो पोइट्री है वो बैलेट मीटर में लिखती हैं, है ना। यानी कि ये हर राइटर का अलग अलग अपना एक पैटर्न होता है। जैसे स्पेंसर हैं तो उनकी स्टेंजा थी ना कि वो 8 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं और 9वीं लाइन को वो हेक्सामीटर में लिखते हैं, तो उनकी एक स्पेशल एक पैटर्न बन गया, उसका नाम भी पड़ गया उन्हीं के नाम पे कि स्पेंसरियन स्टेंजा आज उसको बोला जाता है ना, उनकी स्टाइल को। इसी तरीके से एमिली डिकिंसन है, ये बैलाड, ये जो मीटर होता है बैलाड का, यानी कि 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है ना, इस पैटर्न में ये लिखती हैं। नेक्स्ट है 121 a form of satire that adapt the elevated heroic style of the classical epic poem to a trivial subject। आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉक एपिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 a form of satire that adapt the elevated heroic style of the classical epic poem to a trivial subject। ओके, सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा मोक एपिक। मोक एपिक क्या है? एक सटायर की फॉर्म है जिसमें जो हीरोइक जो पोइम होती है, जो एपिक पोइम होती है, उसको कॉपी किया जाता है, बट उसका जो सब्जेक्ट होता है वो ट्रिवियल रहता है। ठीक है, जबकि एपिक पोइम होती है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो गॉडली फिगर होता है और ग्रेट इम्पोर्टेंस वो रखता है। ठीक है, जिस पे पूरी की पूरी ट्राइब का जो भाग्य निर्भर करेगा, पूरी ट्राइब डिपेंड करेगी, वो एक बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन जो मोक एपिक होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ट्रिवियल होता है, बट स्टाइल उसी वे में होती है जो एपिक पोइम की होती है। ठीक है, तो ये एक फॉर्म है सटायर का। नेक्स्ट पॉइंट है 122 who popularized the English verse from Hudibras by writing a work entitled Hudibras, published in parts from 1663 to 1678। ठीक है, हुडीब्रास्टिक जो वर्स है मतलब पोइट्री, ये जो हुडीब्रास्टिक फॉर्म को पॉपुलराइज करने वाले थे सैमुअल बटलर। ठीक है, इन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था हुडीब्रास। इसमें उन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेंजा यूज़ किया था और मीटर, इसमें उन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ मीटर यूज़ किया था हुडीब्रास के अंदर, और तब से ये चलन में आ गई। ये जो वर्स है हुडी, उसको उसी इनके नाम पर, इनके इस वर्क के नाम पर, हुडीब्रास के नाम पर ही हुडीब्रास्टिक वर्स का प्रचलन मतलब हो गया। ठीक है, हुडीब्रास्टिक वर्स इज ए नैरेटिव ह्यूमरस फॉर्म रिलेटेड टू मोक एपिक एंड कंसिस्टिंग ऑफ 8 syllable लाइन्स एंड राइमिंग कपलेट्स। सैमुअल बटलर इन्वेंटेड दिस फॉर्म, इन्होंने इस फॉर्म को इन्वेंट किया था फॉर हिज पोइम हुडीब्रास, हुडीब्रास पोइम के लिए। इंस्टेड ऑफ पेंटामीटर के बजाय द लाइन्स वर रिटन इन आइम्बिक टेट्रामीटर। इन्होंने क्या किया कि जो आइम्बिक पेंटामीटर है, आइम्बिक पेंटामीटर में हीरोइक कपलेट को लिखा जाता है, उसमें लिखने के बजाय इन्होंने क्या किया, आइम्बिक टेट्रामीटर में कपलेट को लिखा है। ठीक है, द राइम स्कीम इज़ द सेम एज इन हीरोइक वर्स। ठीक है, जब मतलब बिल्कुल जो हीरोइक जो कपलेट होता है ना, बिल्कुल सेम वे में इन्होंने उसको टेट्रामीटर में लिखा है, जैसे A A B B
CCDD ETC, ये जो राइम पैटर्न में ये लाइन्स इनके अंदर मिलेंगी। बट बटलर यूज़ फ्रीक्वेंट फेमिनाइन राइम फॉर ह्यूमर, लेकिन उन्होंने फेमिनाइन राइम का इसके अंदर यूज़ किया है। फेमिनाइन राइम वो होती है जो अनस्ट्रेस लेवल पर एंड होती है। ओके, नेक्स्ट है 123 फेमिनाइन राइम एंड ऑन। तो मैंने अभी बताया कि जो फेमिनाइन राइम होती है वो उसका जो एंडिंग सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 124 द रेप ऑफ द लॉक इज अ मोक हीरोइक नैरेटिव पोएम रिटन बाय। रेप ऑफ द लॉक क्या है? मोक हीरोइक नैरेटिव है जिसे लिखा गया अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। सो आपका जो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 125 बेलिंडा एंड लॉर्ड बैरन आर द करेक्टर इन। ये दोनों करेक्टर किस वर्क में देखने को मिलते हैं? तो अलेक्जेंडर पोप का जो फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, इसके मोस्ट फेमस करेक्टर हैं ये दोनों, बैरन एंड बेलिंडा, जिसमें बैरन इसकी जो लॉक है उसको कट कर देता है। ठीक है, उसी के ऊपर सारा इश्यू है। बेलिंडा इज़ द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। लॉर्ड बैरन इज़ अनदर इम्पोर्टेंट करेक्टर हु कट बेलिंडाज लॉक। ये इसके बाल, मतलब बाल होते हैं, लॉक जो लट होती हैं उसको ये कट कर देता है। नेक्स्ट है 126 डैश अ लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क इंटेंडेड टू कॉज लाफ्टर बाय कैरिकेटरिंग द मैनर और स्पिरिट ऑफ सीरियस वर्क और बाय लुडिक्रस ट्रीटमेंट ऑफ देयर सब्जेक्ट। ठीक है, लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क जिसमें क्या है कि जो लाफ्टर के पर्पज़ से जिसे लिखा जाता है और इसमें कैरिकेटिंग की जाती है मैनर स्पिरिट ऑफ सीरियस वर्क। कोई भी सीरियस वर्क है उसके स्टाइल को, उसकी स्पिरिट को, उसमें मजाक उड़ाया जाता है। किसी सीरियस वर्क का मजाक इसके अंदर उड़ाया जाता है लुडिक्रस वे में। उसे क्या बोलते हैं? उसे बर्लेस्क बोला जाता है। ठीक है, बर्लेस्क भी एक तरह से कॉमेडी की तरह होता है। जैसे कॉमेडी होता है ना, हाई कॉमेडी एंड लो कॉमेडी, ऐसी बर्लेस्क के भी टाइप हैं, जैसे हाई बर्लेस्क एंड लो बर्लेस्क। सो द आंसर इज बर्लेस्क। नेक्स्ट है 127 इन इंग्लिश लिटरेचर डैश अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन यूजुअली अ लेमेंट फॉर द डेड। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में जो पोएम होती है जिसमें क्या है, सीरियस रिफ्लेक्शन होगा और स्पेशली इसमें जो है लेमेंट होता है डेड पर्सन के लिए, तो वो उसे हम एलेजी बोलते हैं। नेक्स्ट है 128 एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मेड डॉग इज़ रिटन बाय। ये एलेजी है, ये पूरा के पूरा टाइटल है एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। किसके द्वारा ये एलेजी जो है लिखी गई है, आपको ये बताना है। सो इसके राइटर हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ। Oliver Goldsmith is the writer of this elegy. 9. An elegy written in country churchyard 1750 is written by। elegy written in country churchyard 1750 किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके राइटर हैं टॉमस ग्रे। सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा टॉमस ग्रे। नेक्स्ट पॉइंट है 130 हु हैज़ रिटन एन एलेजी इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। ठीक है, W.B. Yeats की मेमोरी में पर भी एक एलेजी लिखी गई है, जिसे किसने लिखा है आपको ये बताना है। सो W.H. Auden हैज़ रिटन दिस एलेजी इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। सो द राइट आंसर इज W.H. Auden। नेक्स्ट है 131 हु रोट द एलेजी ओ कैप्टन माई कैप्टन ऑन द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये बताना है कि ये जो एलेजी है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये किसके द्वारा लिखी गई है। ये प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे जो अमेरिका के, बेसिकली उनकी डेथ पर लिखी थी वॉल्ट विटमैन ने। सो वॉल्ट विटमैन रोड द एलेजी ओ कैप्टन माई कैप्टन। नेक्स्ट है 132 हु इज़ नोन एज द ट्रांसलेटर ऑफ द ओशियन साइकिल ऑफ एपिक पोइम्स। ठीक है, जो ओशियन साइकिल ऑफ एपिक पोइम्स है, इनका जो ट्रांसलेटर है उसे मतलब किसको जाना जाता है? उसका जेम्स मैकफर्सन को एज ए ट्रांसलेटर जाना जाता है ओशियन साइकिल ऑफ एपिक पोइम्स का। ठीक है, ये हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट है 133 सर वाल्टर स्कॉट वॉज ए। सर वाल्टर स्कॉट कौन थे? तो ये एक स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, बेसिकली इनको फादर ऑफ हिस्ट्री नोवेल के नाम से जाना जाता है और ये एक स्कॉटिश राइटर हैं। इनके जो फेमस वर्क हैं उनका यहाँ लिस्ट दे रखा है। सर वाल्टर स्कॉट, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, बाद स्कॉटिश
हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट हैं, पोइट्री हैं, प्ले राइट हैं, हिस्टोरियन हैं. हिज फेमस वर्क इंक्लूड द नॉवेल्स इनवेनो, रॉक and Roy, Beverly, Old Mortality or the Tale of Old Mortality, The Heart of Mid Lothian and The Bride of Lemon. ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है. एंड नैरेटिव पोइम्स द लेडी ऑफ द लैक एंड मर्मियन, ये सारे इनके वर्क्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पर 134, हु इज़ नोन फॉर द प्रोज सटायर Gulliver's Travel or Travels into Several Remote Nations of the world in 4 parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then captain of several ships, 1726. So Jonathan Swift is known for the prose satire Gulliver Travels. बहुत फेमस सटायर है ये मेरा जोनाथन स्विफ्ट का. वैसे एक्चुअली ये बहुत ही फेमस सटायरिस्ट थे इस टाइम पीरियड के. नेक्स्ट है 135, अ टेल ऑफ टफ 1704 एंड द बैटल ऑफ द बुक्स आर द पॉपुलर बुक्स ऑफ. ये भी इनके वर्क हैं जोनाथन स्विफ्ट के. ठीक है. ये बहुत फेमस है इनका. टेल ऑफ द टफ 1704 में आया एंड द बैटल ऑफ द बुक्स 1704 आर द पॉपुलर बुक. ये दोनों इनकी बुक्स हैं. ठीक है. जोनाथन स्विफ्ट की. नेक्स्ट है 136, इन विच ऑफ हिज वर्क Thomas Carlyle argued that the action of the great man play a key role in history, claiming that the history of the world is but the biography of great men on heroes, hero worship and the heroic in history. 1841. Thomas Carlyle 1795-1881 was a Scottish historian, satirical writer, essayist, translator, philosopher, मैथमेटिशियन एंड टीचर. ये सारे कुछ गुण हैं इनके अंदर, सब कुछ हैं. ये ट्रांसलेटर हैं, एसेइस्ट हैं, राइटर हैं. ठीक है. विक्टोरियन एज से इनका संबंध है, प्रोज राइटर हैं ये. ठीक है. थॉमस कार्लाइल. नेक्स्ट पॉइंट है 137, हुज वर्क इंक्लूड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिस्ट्री 3 वॉल्यूम 1837 एंड द हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ प्रूशिया कॉल्ड इट फ्रेडरिक द ग्रेट 6 वॉल्यूम 1858-65. ये भी इनके वर्क हैं थॉमस कार्लाइल के. ये प्रोज राइटर हैं विक्टोरियन एज के. ठीक है. नेक्स्ट है 138, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल सार्टर रिसार्टस अ नोवेल बाई थॉमस कार्लाइल. ये एक नोवेल है इनका कार्लाइल का जिसका टाइटल है सार्टर रिसार्टस. इसका मीनिंग क्या है? इसका टेलर रिटेलर, ये इसका मीनिंग है. 139, which 20th century English novelist, essayist, journalist and critic is known for his lucid prose. Lucid मतलब clear, biting social criticism, opposition to totalitarianism and outspoken support of democratic socialism. कौन है ये क्रिटिक? 20th सेंचुरी से जो संबंध रखते हैं, जॉर्ज ऑरवेल. ठीक है. नेक्स्ट है 140, विच ऑथर इज़ नोन बाई हिज पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल. है ना. कौन से ऑथर हैं जिन्हें उनके पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल से जाना जाता है? सो ये हैं एरिक आर्थर ब्लेयर. ठीक है. तो ये जो एरिक आर्थर ब्लेयर है ना, मतलब जॉर्ज ऑरवेल का ओरिजिनल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर है. ये अपने पेन नेम से लिखते हैं, यानी कि ये इनका पेन नेम है जॉर्ज ऑरवेल, जिसके नाम इसी नाम से इन्हें जाना जाता है. बेसिकली होता है ना, कुछ राइटर जो है अपना रियल नाम ना लिख के अपना कोई फिक्सियस नाम रख लेते हैं. ठीक है. ओरिजिनल नाम नहीं बताते, वो ओरिजिनल नाम से नहीं लिखते, फिक्सियस नाम से लिखते हैं. उसे हम पेन नेम कहते हैं. पेन नेम या फिर नॉम दे प्लम जिसे बोला जाता है ग्रीक में. ठीक है. तो ये इनका ओरिजिनल नाम है एरिक आर्थर ब्लेयर, बट इस नाम से इन्हें कोई नहीं जानता. लिटरेरी वर्ल्ड में इन्हें जॉर्ज ऑरवेल के नाम से सब जानते हैं. नेक्स्ट है 141, हु इज़ नोन फॉर द एलोगोरिकल नोवेला एनिमल फार्म 1945 एंड डिस्टोपियन नोवेल 1984-1949. तो ये इनके बहुत ही फेमस वर्क हैं दो. एक तो डिस्टोपियन नोवेल
ठीक है, जिसका अपोजिट होता है यूटोपियन। यूटोपिया होता है ना जो राम राज्य जिसको कहते हैं, कि जहाँ पर सारी मतलब कोई किसी को कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सब लोग बहुत सुखी हैं, एक तरह से राम रोज जो होता है। और जो डिस्टोपिया होता है, यानी डिस्टोपियन जो सोसाइटी होती है वो जस्ट उसके ऑपोजिट होती है, जहाँ पर हर कोई परेशान है। तो इनका जो नोवेल है उसका ये नाम है, ये बहुत ही फेमस वर्क है इनका, जो कि 1949 में आया था। और एक एनिमल फार्म जो कि इनकी एक एलोगोरिकल वर्क है, वो 1945 का है। सो ये दोनों के दोनों जॉर्ज ऑरवेल के हैं, जिनका नाम हमने ओरिजिनल अभी पढ़ा एरिक आर्थर ब्लेयर है रियल नेम। नेक्स्ट है 142, हु इज़ फेमस फॉर द मैगजीन्स, है ना, ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम एनिमल आर मोर इक्वल देन अदर्स, 4 legs गुड बट 2 legs बैड, 4 legs गुड 2 बैड 2 legs बेटर। तो ये बहुत ही फेमस कोट है इनकी, जो इनका एलियोगोरिकल वर्क है एनिमल फार्म, उसका ही है ये कोट। तो जॉर्ज ऑरवेल is famous for the maxim. So the answer is George Orwell. Next है 143, who was the first to achieve critical notoriety for his use of blank verse, which became the standard for the Elizabethan era. The critics later referred it as mighty line. ठीक है, कौन है जो पहले के ब्लैंक वर्ड्स को जब उन्होंने पहली बार यूज़ किया तो काफ़ी मतलब नोटोरिटी का उनको सामना करना पड़ा, यानी काफ़ी उन्हें उपहास झेलना पड़ा, है ना। लेकिन बाद में वही जो लाइन है वो इस युग का एक स्टैंडर्ड मीटर बन गया। तो ये क्रिस्टोफर मार्लो थे, ठीक है, जिन्हें पहले काफ़ी नोटोरिटी का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उनकी जो ये ब्लैंक वर्ड्स है, जो इन्होंने इतना इफेक्टिवली इसको यूज़ किया कि ये एलिजाबेथन एज का एक स्टैंडर्ड मीटर बन गया, ऐसा क्रिटिक मानते हैं। सो द राइट आंसर इज क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट है 144, हु इज़ नोन फॉर द फॉलोइंग ट्रेजेडी। ये कुछ वर्क हैं, किसके वर्क हैं ये बताना है। जैसे जीडो है, क्वीन ऑफ कैथेस, टम्बरलिन पार्ट 1 1587, पार्ट 2 1587 to 1588, ठीक है। टम्बरलिन, द ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फोस्टर्स एंड एडवर्ड द सेकंड। ये कुछ फेमस ट्रेजेडी हैं जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। जबकि एडवर्ड जो द सेकंड है ये इससे काफ़ी इंस्पायर हैं विलियम शेक्सपियर, और इसी को उन्होंने अपनी सोर्स बनाकर अपनी हिस्ट्री प्लेस को लिखा था। नेक्स्ट है 145, हु इज़ द वाइट डेविल 1609 1612 एंड द डचेस ऑफ माल्फी 1612-13 published in 1623 are generally regarded as the paramount 17th century English tragedy apart from those of Shakespeare। ठीक है, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी थी वो तो थी, लेकिन इसके अलावा ये जो वाइट डेवल है और ये डचेस ऑफ माल्फी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हैं जॉन वेबस्टार के, ठीक है। सो द राइट आंसर इज जॉन वेबस्टार। नेक्स्ट पॉइंट है ठीक है ना, जॉन वेबस्टार 1586-1632 वॉज एन इंग्लिश जैकोबियन ड्रामाटिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रेजेडी। तो ये अपनी जो ये ट्रेजेडी है इनकी वाइट डेवल और डचेस ऑफ माल्फी के लिए बहुत फेमस हैं, जैकोबियन ड्रामाटिस्ट हैं। नेक्स्ट है 146, विच प्ले इज ए रीटेलिंग ऑफ द इंट्रीग एंड इन्वॉल्विंग विक्टोरिया Accorum-Boni, an Italian woman assassinated at the age of 28 and was a failure when staged at the Red Bull Theatre in 1612, beginning too unusual and intellectual for its audience. The White Devil, White Devil की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है 147, All for Love or The World Well Lost is a 1677 heroic drama dash which is now his best known and most performed play। ठीक है, ऑल फॉर लव ये क्या है, एक हीरोइक ड्रामा है जो कि बेस्ट नोन और सबसे ज़्यादा परफॉर्म होने वाला प्ले बन चुका है, किसका, जॉन ड्राइडन का। नेक्स्ट है 148, which work is an acknowledged imitation of Shakespeare, Antony and Cleopatra and focuses on the last hour of the lives of its hero and heroine, all for love। नेक्स्ट है कैंटो अ ट्रेजेडी इज ए प्ले रिटन बाय डैश 1712 एंड फर्स्ट परफॉर्म ऑन 14 अप्रैल 1713। ये कैंटो ना क्या एक ट्रेजेडी है जो जोसेफ एडिसन ने इसको लिखा था इस टाइम पर 1712 में, और ये परफॉर्म हुई थी 1713 में। नेक्स्ट है 150,
Which of the following play has a prologue written by Alexander Pope and an epilogue by Samuel Garth? यानी कौन सा प्ले है जिसका प्रोलॉग लिखा गया है पोप के द्वारा एंड इसका एपिलॉग लिखा गया है सैमुअल गार्थ के द्वारा? सो ये प्ले है जॉन ड्राइडन का बहुत ही फेमस प्ले है, ऑल फॉर लव. So guys, this is all about this video, and rest of the question we will discuss in the next session. Thanks for watching. Thank you so much.